हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्टेंट लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स सेकंड। आज हम जानेंगे चार्ल्स सेकंड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स सेकंड वॉज किंग ऑफ स्कॉटलैंड फ्रॉम 1649 अंटिल 1651। चार्ल्स सेकंड जो थे वो किंग बनते हैं स्कॉटलैंड के 1649 में और 1651 तक रहते हैं। King of England, Scotland and Ireland from the 1660 restoration of the monarchy until his death in 1685। वो फिर से दोबारा किंग बनते हैं 1660 में, जब मोनार्की का रिस्टोरेशन होता है, और तब से लेके 1685 तक वो किंग रहते हैं। सो 1651 से 1660 के बीच यहाँ से मोनार्की सिस्टम हट जाता है। फिर जब आते हैं चार्ल्स सेकंड, फिर से जब वो किंग बनते हैं, तब फिर से आता है यहाँ पे मोनार्की सिस्टम। चार्ल्स सेकंड वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स सेकंड जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे होते हैं। फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एंड हेरिटा मारिया ऑफ फ्रांस। आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट execution at Whitehall on 30 January 1649 at the climax of the English Civil War, the Parliament of Scotland proclaimed Charles II king on 5 February 1649। चार्ल्स फर्स्ट को जब वाइट हॉल में 30 जनवरी 1649 को उनको फांसी की सज़ा दी जाती है सिविल वॉर के दौरान, तभी ये प्रोक्लेम कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि चार्ल्स सेकंड जो हैं, जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे हैं, वो बनेंगे अगले किंग। इंग्लैंड एंटर्ड द पीरियड नोन एज द इंग्लिश कॉमनवेल्थ विथ अ गवर्नमेंट लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। इंग्लैंड में एक पीरियड आता है जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया है, जिसके जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्रॉमवेल होते हैं। Cromwell defeated Charles II at the Battle of Worcester on 3 September 1651 and Charles filled the mainland Europe। Cromwell जो है वो चार्ल्स सेकंड को हरा देते हैं बैटल ऑफ वोल्कास्टर में 3 सितंबर 1651 को, और फिर क्रॉमवेल वहाँ पे रूल करते हैं। और उसके बाद जो चार्ल्स हैं वो चले जाते हैं यूरोप, वो भाग जाते हैं। क्रॉमवेल बिकम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्रॉमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के। चार्ल्स स्पेंड द नेक्स्ट 9 ईयर इन एक्साइल इन फ्रांस, द डच रिपब्लिक एंड द स्पेनिश नीदरलैंड। चार्ल्स जो है वो अगला 9 साल जो है वो फ्रांस, द डच रिपब्लिक एंड द स्पेनिश नीदरलैंड में बिताते हैं। The political crisis that followed Cromwell's death in 1658 resulted in the restoration of the monarchy and Charles was invited to return to Britain। ये क्रॉमवेल के डेथ के बाद 1658 के बाद जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं इंग्लैंड में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फिर से मोनार्की सिस्टम आता है और चार्ल्स सेकंड को जो है वो उनको इनवाइट किया जाता है, उनको फिर से बुलाया जाता है इंग्लैंड इस पॉलिटिकल क्राइसिस को संभालने के लिए। फिर से इंग्लैंड को संभालने के लिए रेस्टोरेशन होता है। रेस्टोरेशन मीन्स कि रीबर्थ, जो चीज़ पहले हो चुका है और वो बीच में कुछ दिन तक स्टॉप हो गया हो, वो फिर से हो रहा हो, उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। तो पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर जब वो क्रॉमवेल आते हैं तो मोनार्की सिस्टम हट जाता है। उसके बाद जब वो मर जाते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, तो फिर से जो है सो मोनार्की सिस्टम का रीबर्थ होता है। फिर से मोनार्की सिस्टम आता है, चार्ल्स सेकंड आते हैं और फिर से वो मोनार्की सिस्टम लाते हैं। ऑन 29 मई 1616 हिज 30th बर्थडे he was received in London to public acclaim। 29 मई 1616 को जो है जो उनका 13th बर्थडे होता है, तब उनको रिसीव किया जाता है लंदन से। After 1660 all legal document starting a regnal year did so as if he had succeeded his father as king in 1649।
1660 के बाद जो है जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब में ये नोट किया जाता है कि जो चार्ल्स सेकंड है वो चार्ल्स फर्स्ट अपने फादर के डेथ के बाद ही चार्ल्स फर्स्ट के बाद ही वो रूल करना ये स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड में। उसके बाद वो बीच में ब्रेक नहीं लेते। वैसे तो रियल ये है कि क्रॉमवेल बीच में आते हैं और उनको हरा के चले जाते हैं और बीच में ब्रेक लेना होता है चार्ल्स सेकंड को, बट लीगल डॉक्यूमेंट पे ये नहीं नोट किया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट पे ये नोट किया जाता है कि वो अपने पिता की मौत के बाद से लेके अपने मौत तक राजा रहे थे। The major foreign policy issues of his early reign was the Second Anglo-Dutch War. वो जब फर्स्ट टाइम राजा बनते हैं तब जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इशूज़ आती है, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू होता है एंग्लो डच वॉर। In 1670 he entered into the Treaty of Dover and alliance with his cousin King Louis XVI of France। 1670 में जो है वो एक ट्रीटी ऑफ डोवर के अकॉर्डिंग जो लुई 16 है, जो उनके कज़न होते हैं, चार्ल्स सेकंड के जो कज़न होते हैं, जो फ्रांस के किंग रहते हैं, तो उनसे जो ये चार्ल्स सेकंड जो है वो उनसे हेल्प मांगते हैं। लुइस एग्रीड टू एड हिम इन द थर्ड एंग्लो डच वॉर एंड पे हिम अ पेंशन। लुई 16 जो है वो एग्री कर जाते हैं इस बात को लेके और वो जो है थर्ड एंग्लो डच वॉर में उनका हेल्प करने के लिए वो एग्री हो जाते हैं और ये भी बोलते हैं कि वो उन्हें पेंशन भी देंगे। चार्ल्स सीक्रेटली प्रॉमिस टू कन्वर्ट टू कैथोलिज्म एट एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। चार्ल्स जो है वो लुई 16 को सीक्रेटली ये प्रॉमिस करते हैं कि वो कैथोलिज्म जो है उसमें वो बहुत सारा चेंजेस लाएंगे, फ्यूचर में वो बहुत सारा चेंजेस लाएंगे। ये जो है वो प्रॉमिस करते हैं अपने कज़न लुई 16 को। चार्ल्स अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिलीजियस फ्रीडम फॉर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स विद हिज 1672 रॉयल डिक्लेरेशन ऑफ indulgence, but the English Parliament forced him to withdraw it। चार्ल्स सेकंड जो है वो रिलीजियस फ्रीडम देना चाहते थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को 1672 में, पर जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो उनको फोर्स करती है कि वो इस चीज़ को हटा दे, वो नहीं दे फ्रीडम। इन 1679 Titus Oates fabrication of a supposed papist plot sparked the execution crisis when it was revealed that Charles' brothers and heir presumptive James Duke of York had become a Catholic। 1679 में जब अंदर ही अंदर क्राइसिस चल रहा होता है इंग्लैंड में, जो बहुत सारा पॉलिटिकल इशूज़ हो रहा होता है, तब ये रिवील होता है कि चार्ल्स के जो ब्रदर हैं लुई 16 वो जो है जेम्स वो जो है कैथोलिक हैं। तो ये सबको पता चल जाता है। द क्राइसिस सॉ द बर्थ ऑफ द प्रो एक्सक्लूजन विंग एंड द एंटी एक्सक्लूजन टोरी पार्टीज। उसी वक्त जो है वो टोरी और विंग का जन्म होता है। टोरी और विंग जो दो पार्टी थी उनका जन्म होता है इंग्लैंड में। Charles sided the Tories, and after the discovery of the Rye House plot of murder Charles and James in 1683, some wing leaders were executed or forced into exile। Charles dissolved the English Parliament in 1681 and ruled alone until his death in 1685। चार्ल्स जो है वो अकेले इंग्लैंड को संभालते हैं, अकेले अपनी राजगद्दी को संभालते हैं। उनको किसी का हेल्प नहीं चाहिए होता है, वो अकेले ही अपने मरने तक वो रूल करते हैं, सब कुछ अच्छे से देखते हैं। चार्ल्स एक्नॉलेज at least 12 illegitimate children by various mistresses
but left no legitimate children and was succeeded by his brother James. चार्ल्स के ना कोई भी अवैधिक बच्चे नहीं होते, उनके 12 बच्चे होते हैं जो कि अवैधिक बच्चे होते हैं। इसी वजह से चार्ल्स सेकंड के बाद उनके भाई जेम्स जो हैं वो राजा बनते हैं इंग्लैंड के। उनके कोई अपने वैदिक बच्चे तो होते नहीं हैं, तो फिर इस वजह से उनके भाई बनते हैं। चार्ल्स सेकंड इज़ ऑल्सो नोन एज मैरी मोनार्क। चार्ल्स सेकंड को मैरी मोनार्क भी कहा जाता है। मैरी मोनार्क का मतलब है सबसे खुशहाल राजा, जो सबको सिर्फ सबको सिर्फ खुशहाल ही दे, सबको खुश रखे, अपनी सारी प्रजा को खुश रखे, वैसा राजा। तो चार्ल्स सेकंड को मैरी मोनार्क भी कहा जाता है। सो आज का ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।